हे ऑल, कैसे सभी लोग? मस्त। चलिए आज बात करते हैं हम एन फैक्टर कैलकुलेशन एंड इट्स विजुअलाइजेशन की। बच्चों को बहुत दिक्कत होती है एन फैक्टर कैलकुलेशन में। आज मैं एक ऐसा सिंपल फंडामेंटल ट्रिक बताऊंगा कि आप किसी भी चीज़ का एन फैक्टर उस लॉजिकल कॉन्सेप्ट से निकाल लेंगे। आपको डिफरेंट अप्रोचेस लगानी ही नहीं पड़ेंगी, चाहे वही कोई भी चीज़ हो, आप उन सभी चीज़ों का एन फैक्टर इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट टर्न पे विजुलाइज भी कराऊंगा कि कैसे एन फैक्टर का मतलब क्या होता है। राइट, आज तो सिंपल सी चीज़ है, बच्चों वाली चीज़। चलिए मान लीजिए हमारे पास कोई एटम है, एटम का एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, तो सबसे पहले मैं लिख दूं एन फैक्टर। एन फैक्टर कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा आपको, कहीं कहीं पे ये बैलेंस फैक्टर लिखा मिलेगा आपको, और कहीं कहीं पे ये आपको z फैक्टर लिखा मिलेगा। जैसा टीचर वैसी बात बताएगा, सबका मतलब एक ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम अगर देने पे आ जाए तो कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर लेने पे आ जाए तो कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है? मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। मतलब देना लेना इसका एक ही है। राइट, तो इसका वैलेंस फैक्टर 1 होगा। दैट मीन्स इट्स एन फैक्टर, हाइड्रोजन्स एन फैक्टर इज गोइंग टू बी 1 ओनली। चलिए दूसरा कोई ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन। हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। अगर इसको कितना इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इसका एन फैक्टर माय डियर स्टूडेंट्स 2 हो गया। इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट मास, एटॉमिक मास 16 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 8 हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अगर बात करूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन कितना ले सकता है? यस, 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। मैक्सिमम ये 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना हो गया? एन फैक्टर कितना हो गया? इसका एन फैक्टर माय डियर स्टूडेंट्स 3 हो गया। तो सभी जगह लगेगा। मान लीजिए सोडियम की बात करूं, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 1 हो गया। कैल्शियम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका एन फैक्टर 2 हो गया। एल्यूमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 3, तो इसका एन फैक्टर 3 हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन से ही हम चलेंगे, कहीं भी मैं इस कॉन्सेप्ट को बदलने वाला नहीं हूँ। ये फंडामेंटल चीज हर जगह वैलिड रहेगी माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए मान लीजिए अगर आपके पास मॉलिक्यूल होता, तो मॉलिक्यूल बहुत सताता है प्यारे बच्चों कि कैसे निकालेंगे एन फैक्टर, और बच्चा परेशान हो जाता है। तो आइए मॉलिक्यूल का एन फैक्टर आपको दिखाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ये सी टू दिस एवरीवन। मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन होता मॉलिक्यूल के फॉर्म में, H2 होता, तो एक हाइड्रोजन एटम कितना इलेक्ट्रॉन लेता है? 1, तो 2 कितना लेगा? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 2 हो गया। मान लीजिए मैं O2 की बात करूं, तो O2 एक ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन लेता है? 2, तो 2 कितना लेगा? 4, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 4 हो गया माय डियर स्टूडेंट। इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो गया? मॉलिक्यूलर मास 16 दूनी 32, 32 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 8 हो गया। देखिए ऑक्सीजन एटम का भी इक्विवेलेंट मास 8 आया था, O2 का भी 8 आया। ये ओजोन का देखते हैं। ओजोन एक ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन लेता है? 2, तो 3 कितना लेगा? 6, तो इसका एन फैक्टर 6 हो गया। तो इक्विवेलेंट मास 16 32 16 3 48, 48 डिवाइडेड बाई 6 कितना आएगा? तो ये कितना आएगा? क्या इसको आप कैलकुलेट कर पाएंगे? आइए चलो किसको काटते हैं। 2 3 जा 6 और 2 2 जा 2 4 जा। अब जाएगा क्या ये? 3 8 8, इसका भी 8 आया। ऑक्सीजन एटम का भी 8, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का भी 8, और ओजोन का भी 8। वाह क्या बात है, मजा ही आ गया। तो आप सभी को समझ में आ गया। मान लीजिए हम सल्फर S8 फॉर्म में है, ये एटॉमिक नंबर नहीं, S8 पकड़ स्ट्रक्चर, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर। तो एक सल्फर 2 लेता, तो 8 कितने लेगा? 16, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट्स? इक्विवेलेंट मास विल बी इक्वल टू molecular mass, gram molecular mass divided by 16। आई होप सभी को समझ में आ गई इतनी बात। सर ये तो आ गया, बहुत मजे की बात है। चलिए सर किसी और का बताइए, एसिड का बताइए। चलिए एसिड का बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सर एसिड पे तो आपका ये जादू चलेगा नहीं,
एसिड अलग चीज है, एसिड तो प्रोटॉन छोड़ते हैं, ये इलेक्ट्रॉन वाली बात आपने यहाँ बताई, काम कर गई, लेकिन एसिड्स पे दिखाइए करके तो हम जाने। चलो एसिड पे दिखाता हूँ। देखिए आज तक आप एसिड का एन फैक्टर ऐसे कैलकुलेट करते आए हैं, जैसे HCl गिवन है तो आप देखते थे कितने प्रोटॉन रिलीज करेगा, तो वो उसका बैलेंस फैक्टर है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि प्रोटॉन के चक्कर में पड़िए ही मत, आप एटम के चक्कर में मत पड़िए। जैसे कि देखिए मैं अपने बारे में आपको बता दूं, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मैं आपको बता दूं कि एटम को मैं मानता हूं इंसान, दुनिया से जोड़ देता हूं, सब कुछ समझ में आएगा। एटम को मैं मानता हूं इंसान और इलेक्ट्रॉन को मैं मानता हूं पैसा। पैसा पैसा करता है, ये पैसे पे मरता है। मान लीजिए किसी के घर में कार खरीद के लाया है वो, तो हर कोई कहेगा वाह क्या चमचमाती हुई कार आई है, लेकिन जो समझदार व्यक्ति है वो कहेगा वाह इसके पास रहा होगा क्या, मनी रहा होगा, पैसा लाया होगा, पैसा होगा उसी से तो वो कार लाया होगा। सो द होल थिंग इज मनी बिहाइंड इट। होता सबके पास है, दिखता नहीं है, सिर्फ समझ में आता है। तो मनी इज रिस्पॉन्सिबल, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल। आइए इसी चीज को हम इलेक्ट्रॉन पॉइंट ऑफ से देखें। HCl ये इलेक्ट्रॉन रहा H का, ये रहा Cl का। Cl ने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा और इसको घर से बाहर भेज दिया होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन मारा है Cl ने। या देने वाले की बात करें तो उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, किसी की बात कर लीजिए चाहे इसकी, उसने एक खोया, इसने एक पाया, ओवरऑल तो एक का ही एक्सचेंज हुआ, तो इसका एन फैक्टर 1 कहलाया। क्या बात समझ में आई या अप्रोच समझ में आई आज आपको कि सर और तो बताओ, ऐसे थोड़ी नहीं एक बता दिया दो बता दिए, क्या हर जगह ये बात वैलिड है? यस आप देखिए चाहे कुछ भी लेंगे आप, ये फंडामेंटल लॉजिकल थिंग इलेक्ट्रॉन वाली बदलने वाली नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। सी माय डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैं H2SO4 की बात करता हूँ। H2SO4 आप आज तक जानते आए हैं कि इसका एन फैक्टर कितना होता है, 2 होता है। आइए मेरी वाली अप्रोच लगाते हैं, मेरी वाली अप्रोच लगाएं। उससे पहले एक बात और बता दूं, यहाँ पे बच्चा गलती करता है कि अगर कभी ऐसा दिया हो NaOH से रिएक्ट किया और इसने बनाया Na2SO4 तो एन फैक्टर 2 ठीक है, क्योंकि इसने 2H लूज कर दिया। लेकिन अगर कभी रिएक्शन ऐसी दी हो माय डियर स्टूडेंट्स, H2SO4 प्लस NaOH और बनाया इसने NaHSO4, तो अपनी बात मत करना, इसके पास थे तो 2 देने के लिए, लेकिन NaOH ने कहा हमें 2 नहीं चाहिए, हमें तो 1 ही चाहिए भाई, तो एक के लिया। यहाँ पे इसका एन फैक्टर 1 है, क्योंकि स्टिल इसका एक H अभी सही सलामत इसके पास है। चलिए मेरा लॉजिक बताते हैं, बातों में गुमराह नहीं करेंगे। इसका स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH। ये देखिए इसके पास 2 H हैं जो ऑक्सीजन से लगे हुए हैं। लोग पढ़ाते हैं कि ऑक्सी एसिड है, जो ऑक्सीजन से लगे हुए H हैं वही जाएंगे, सत्य बात है। लेकिन रीजन क्या है, रीजन भी बता देते हैं हम आपको। ये देखिए S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O पे लगा हुआ है जाएगा, O पे लगा हुआ H जाएगा, तो ये जो नेगेटिव चार्ज आया है इस कंपाउंड पे, ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, इसके साथ ये रेजोनेंस करेगा, तो तभी तो जाएगा। लेकिन हम अपना व्यू बता दें कि इसने 2 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इसका एन फैक्टर 2 ही तो आएगा। या हम कहते हैं इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने 1 लूज किया, एक मॉलिक्यूल के 2 हाइड्रोजन चले गए 2 इलेक्ट्रॉन देने की, तो लेना देना कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, 2 का हुआ। सो इट्स एन फैक्टर, मैक्सिमम एन फैक्टर इज गोइंग टू बी 2। माय डियर स्टूडेंट, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए और आगे बात करते हैं। कुछ बहुत ही खतरनाक एसिड होते हैं जो आपको एग्जाम में फेल कर सकते हैं। आइए उन एसिड की भी बात कर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया हुआ है फॉस्फेनिक एसिड, अब लो सर ये क्या होता है फॉस्फेनिक एसिड, हमें तो इनका स्ट्रक्चर भी नहीं पता है, तो भैया पता रखिए, क्योंकि जरूरी नहीं फिजिकल केमिस्ट्री दे आपको और वो लिख के दे दे कि लो भाई ये स्ट्रक्चर है। हो सकता है नाम दे दे वो आपको और आपसे पूछे कि बताओ भाई उसका बैलेंस फैक्टर कितना है। तो फॉस्फेनिक एसिड होता है माय डियर स्टूडेंट्स H3PO2, दिस इज योर फॉस्फेनिक एसिड। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, याद रखिएगा, फॉस्फेनिक एसिड, फॉस्फेनिक एसिड।
अब हमें बचपन में बताया जाता था कि जितने एच लिखे हों वो ही उसके एसिडिक स्ट्रेंथ मान लें, उसकी बेसिसिटी मान लें, उसका एन फैक्टर। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्ट्रक्चर बनाए अगर हम तो ऑक्सी एसिड बनाने के लिए एक तो डबल बॉन्ड O होना जरूरी है और एक OH होना कंपलसरी है। ऐसा करने पे हमारे दोनों ऑक्सीजन खर्चा हो गए। जब दोनों ऑक्सीजन खर्चा हो गए, बचे अभी भी था वो हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन डायरेक्टली फॉस्फोरस से लगे हैं, तो ये दोनों हाइड्रोजन एसिडिक नहीं हैं, नॉट एसिडिक। अब माय डियर स्टूडेंट, ये तो हमें पढ़ा दिया गया कि ये हाइड्रोजन एसिडिक है और वो दोनों हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। लेकिन अगर हमसे कुछ नहीं बताया जाता और हम साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि बस हम अपनी ही बात माने, तो देखिए अगर ये H जाएगा तो इस कंपाउंड में रेजोनेंस होगा, P डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इट विल स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन अगर जाएं तो फॉस्फोरस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सो दे आर नॉट एसिडिक। सो इट्स बैलेंस फैक्टर इज हाउ मच, या n फैक्टर इज हाउ मच, 1 ओनली। ये देख के दिशा भ्रमित नहीं होंगे आप। ये इसका हाइड्रोजन लगे हुए हैं लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, तो इसने ओवरऑल एक ही हाइड्रोजन को लात मार के निकाला है, तो एक ही तो प्रोटॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन का लेना देना हुआ है, तो इसका बैलेंस फैक्टर 1 है। क्या बात समझ में आई आप सभी को? यस सर, मजेदार लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। आओ देखो किसी सॉल्ट का बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। आप देखिए हर जगह ये मेरा बताया हुआ रूल काम करता है, ये फंडा कभी फेल नहीं होगा। HSP का फंडा रैंक लाएगा बंदी बंदा, राइट। HSP का फंडा कभी फेल नहीं होता है। आप देखिएगा, आपको दिखाता हूं सॉल्ट पे। मान लीजिए आपके पास कोई सॉल्ट है, NaCl सॉल्ट है। अब देखिए हमारे टाइम में ये बताया जाता था कि इसके पास +1 है और इसके पास -1 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अरे क्यों मल्टीप्लाई करो, वैसे भी आंसर सेम आएगा। आप एक पे देख लीजिए, एक Na पे एक प्लस चार्ज है, तो इसका मतलब इसने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया रहा होगा, सोडियम रहा होगा एक, यानी कि इसकी कंबाइनिंग साइड कितनी है, कंबाइनिंग एक ही Cl के साथ रिएक्ट कर सकता है। एक चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन खोया होगा। अगर कोई जबरदस्ती करके दे इलेक्ट्रॉन तो एक ही इलेक्ट्रॉन तो ले सकता है, तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना आ गया, 1 आ गया, n फैक्टर 1 आ गया। मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए BaCl2 है, तो आप बेरियम को बाहर निकालिए, चाहे क्लोराइड किसी से निकाल लीजिए। देखिए बेरियम ने कितना खोया, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2। या क्लोरीन देखिए, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन 2 लिखे हुए हैं, तो टोटल हमारे पास 2 क्लोराइड आयन है, तो 2 ले सकते हैं, यानी कि एक Cl 1 लेगा, 2 Cl 2 लेंगे, तो इसका एन फैक्टर सिंपली 2 है। मान लीजिए आपके पास बहुत ही भयानक Al2SO4 होल थ्राइस आ गया, तो दोनों तरीके से कर सकते हो। चाहे तो आप ऐसे कर लो, +3 - 2, 3 2 जा 6, तो एन फैक्टर 6 आ गया। चाहे आप डायरेक्टली ऐसे कर लीजिए, Al2 और +3, एक एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन खोया तो 3 ले सकता है, या 3 खोया कैसे भी देख लो, और 2 एल्यूमिनियम है, तो टोटल 3 2 जा 6, एन फैक्टर 6। किसी भी तरीके से देखिए एन फैक्टर 6 ही आ रहा है। आइए किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं और उसके एन फैक्टर की बात करते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के एन फैक्टर के, क्योंकि उनकी रेडॉक्स रिएक्शन होती है और रेडॉक्स रिएक्शन बच्चों को करती है बहुत ज़्यादा परेशान। तो आइए देखें, हम बैलेंस फैक्टर किसी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का देखें। उससे पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब दो मेरे प्यारे बच्चों, कि मान लो हमसे कहा जाए हमारी लड़ाई हो गई शार्क से, तो हम मानते हैं शार्क पानी में है, राइट, हम हारेंगे वो जीतेंगे। लेकिन अगर दिया हो कि शार्क इज ऑन द लैंड, आपके घर के पास रोड पे तड़फ रही थी शार्क, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है भाई, सड़क पे तो तड़फ रही है, तो तुम जीतोगे शार्क, तो तुम जीत जाओगे, राइट। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? कौन क्या है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन कहाँ है। अगर क्रोकोडाइल पानी में है और पानी थोड़ा हल्का हल्का सनलाइट है, तो क्रोकोडाइल के सामने अगर आ गया शेर, तो पानी में वो छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा। लेकिन अगर क्रोकोडाइल जमीन पे आ गया तो शेर उसको मार डालेगा। तो दम डिपेंड करती है कौन कहाँ है, इट ऑल डिपेंड्स। आइए देखते हैं, हमारे इंसानों में अगर ऐसा है, पंछियों में ऐसा है, तो हर किसी के लिए, मछलियों के लिए ऐसा है, तो केमिकल्स के लिए भी ऐसा है। तो हमारा ये कैबनोफोर भैया है,
KMnO4 आप देख सकते हैं KMnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे 7 होती है, लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए बता दूं 1 + x + 4 × -2 दैट इज गोइंग टू बी यस 0, क्योंकि कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है। तो x और ये 1 + x और -8 = 0, सो x = +7। अगर KMnO4 को एसिड में डाल दें, एसिडिक मीडियम में हम डाल दें KMnO4 को, माय डियर स्टूडेंट्स, एसिडिक मीडियम में अगर हम KMnO4 को डाल दें तो ये चेंज हो जाता है Mn2+। कोई भी एसिड डाल दो तो देखिए +7 + 2, पहले भी इसने इलेक्ट्रॉन खोया था, अभी भी इसका इलेक्ट्रॉन खोया हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन आप देख पा रहे हैं क्या चीज कि कहाँ पे ज्यादा चार्ज है, +7 यहाँ है, +2 वहाँ है। इसका मतलब इसने टोटल 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। जब 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो इसका बैलेंस फैक्टर यहाँ पर कितना हो गया 5, यानी कि n फैक्टर इज 5 एसिडिक मीडियम। तो इक्विवेलेंट मास, इसका मॉलिक्यूलर मास K होता है 39, मैग्नीज 55, पूरा करोगे तो 158 एंड डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना आ जाएगा 5 × 15, 5 × 5 और 3 5 × 30, 31.6 आ गया। अगर माय डियर स्टूडेंट्स KMnO4 दिया हो एक्वस मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, स्लाइटली बेसिक मीडियम, सब में आंसर सेम आएगा। चाहे ये न्यूट्रल मीडियम दिया हो, चाहे ये फेंटली, अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी ने दिया फेंटली एल्कलाइन मीडियम, फेंटली एल्कलाइन मीडियम दिया हो, तो ये भाई साहब चेंज होते हैं MnO2 में। MnO2 का मतलब मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +4। दैट मीन्स 7 से 4 पे गया तो इसने कितना इलेक्ट्रॉन पाया 3 इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि n फैक्टर इज गोइंग टू बी 3। दैट मीन्स इट्स इक्विवेलेंट मास इज गोइंग टू बी 158 डिवाइडेड बाय 3, 6 15 और 3 दूनी 6 और बचा कितना 2, 52.67 आ गया। अब माय डियर स्टूडेंट्स ये KMnO4 दिया होता है इन स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन मीडियम, अगर स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन मीडियम में दिया होता माय डियर स्टूडेंट्स तो ये चेंज होता है K2MnO4, यानी कि +1, 7 से +1। क्या सही है? हम पोटेशियम की क्यों लिख रहे हैं, हमें तो मैग्नीज चाहिए। तो देखिए K2MnO4, वैसे तो मुझे तो पता ही है +6 है, तुमको भी बता दूं 2 × 1 2 + x - 8 = 0, सो x = +6। एक इलेक्ट्रॉन पाया, दैट मीन्स इसका n फैक्टर 1 है यहाँ पर, तो इक्विवेलेंट मास आएगा 158 डिवाइडेड बाई 1, दैट इज 158। क्या आप सभी लोग समझ पा रहे हैं? क्या आप सभी लोग देख पा रहे हैं? आप देखिए तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किसी चीज का भी हम वैलेंस फैक्टर इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चों को ये होता है कि सर हमको जो है ना वैलेंस फैक्टर उसका बताइए, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। तो बच्चों को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में बहुत दिक्कत होती है, तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स हम आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का भी वैलेंस फैक्टर कैलकुलेशन बता दें। नाउ सी माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात तो आपको समझ में आ गई कि बैलेंस फैक्टर चेंज हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट होता है लेकिन इक्विवेलेंट मास वेरी करेगा। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि विजुलाइज करा दिया जाए कि होता क्या है? तो आप देखिए मैं आपको विजुलाइज कराने जा रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। आपको बस 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका विजुलाइजेशन भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का भी बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करना बता दूं। स्मार्ट तरीके से बताऊंगा, पूरी रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल वी आर प्रोवाइडेड विद Br2 and that is changing into Br negative plus BrO3 negative। Now see my dear students, यहाँ पर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है क्योंकि नेचुरल फॉर्म में, सो 0 यहाँ पर -1 है
और यहाँ आप कैलकुलेट करेंगे तो +5 है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? x - 6 = -1, so x +5। नाउ सी माय डियर स्टूडेंट्स, ब्रोमीन का ही रिडक्शन हो रहा है। ब्रोमीन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, सो ब्रोमीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। और +5 में जाने का मतलब ब्रोमीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। दैट मीन्स सच टाइप ऑफ रिएक्शन जहाँ सेम एटम का ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन होता है, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, व्हाट डू यू कॉल इट? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो देखिए इस ब्रोमीन ने, यहाँ से देखिए एक ब्रोमीन ने एक इलेक्ट्रॉन पाया, तो दो ब्रोमीन ने कितना इलेक्ट्रॉन पाए? 2। यानी कि इन रिएक्शन को अगर मैं अलग से लिख दूं तो Br2 से Br नेगेटिव में चेंज हुआ माय डियर स्टूडेंट्स। एक ब्रोमीन ने एक इलेक्ट्रॉन पाया तो दो ने कितने पाए? 2। यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन गेन इसने किए, एक ब्रोमीन ने एक इलेक्ट्रॉन पाया तो दो ब्रोमीन ने 2 इलेक्ट्रॉन पाया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? तो n फैक्टर इसका, या मान लीजिए टोटल इलेक्ट्रॉन इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। और देखिए जब डोनेट किए तो Br2 ने Br+5, एक ब्रोमीन ने 0 से +5 5 इलेक्ट्रॉन खोए, तो दो ने कितने खोए? 10 इलेक्ट्रॉन खोए, यानी कि -10 इलेक्ट्रॉन। अब इसको आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। n फैक्टर x × y अपॉन x + y। देखिए x × y 2 इलेक्ट्रॉन और 10, किसी को x मान लीजिए, किसी को y मान लीजिए। सो x × y दैट मीन्स 2 × 10 अपॉन 2 + 10, सो यू विल गेट 20 अपॉन 12। सो व्हाट इज दिस? हम इसको किससे डिवाइड करते हैं? 4 3 4 5 so we have got 5/3 my dear students, we have total got 5/3। okay, are you getting my point? so my dear students, इसको ऐसे भी कर सकते थे और आप चाहते तो इस रिएक्शन को बैलेंस करके भी कर सकते थे। तो चलिए इस वीडियो में आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको आगे बताऊंगा, विजुलाइज कराऊंगा कि n फैक्टर का मतलब क्या होता है। ऑल द बेस्ट, बाय।